हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उसी बुक सीरीज के अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटी की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने प्रियम्बल तक की कहानी को कंप्लीट कर लिया था और आज हम आर्टिकल से शुरू करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 5 है वैसे, और लेकिन हम अपनी सीरीज के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 8 है। तो हम इसमें देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका क्या मतलब है, इसके क्या फीचर हैं, वो कौन से तथ्य हैं जिनको याद करने से हमारे यूपीएससी का प्रीलिम क्लियर हो सकता है। तो हम उस टॉपिक के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको पता हो, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किया गया है। कहने का मतलब हमारे संविधान का जो पार्ट 1 है और उस पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं, उसमें हमने संघ अब एवं इसके क्षेत्रों की बात की है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया। आपको पता हो कि आर्टिकल 1 कहता है, डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। कहने का मतलब अनुच्छेद 1 में ये कहा गया कि जो इंडिया है वो भारत बजाय राज्यों के समूह के साथ राज्यों का संघ होगा। क्लियर? दिस प्रोविजन डील्स विथ टू थिंग्स, वन नेम ऑफ द कंट्री एंड टू टाइप ऑफ पॉलिटी। ये जो आर्टिकल 1 है, इसमें जब ये बात कही जाती है कि जो भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये दो बातें बताता है। पहला कि इंडिया नेम है या कंट्री का नाम बताता है। दूसरा, वहाँ की जो पॉलिटी होगी वो कैसी होगी, संघात्मक पॉलिटी होगी। क्लियर? फिर आप देखोगे कई बार इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन सारे वर्ड्स को लेकर डिबेट चलती है। जैसे कि अभी एक बुक लॉन्च हुई है जिसमें एनबीटी प्रकाशन की है, उसमें इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इंग्लिश में है, आप उसको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द फ्रेसेस यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन फॉर स्टेट फॉर टू रीजन्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत में जो राज्यों का संघ है उसे संघी कहने के स्थान पर दो महत्व कारण हैं। कौन कौन से? पहला, वन, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। इन्होंने कहा कि भारत का जो संघ है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। जैसा कि आप अमेरिका के संविधान में देखोगे कि वहाँ पे जो राज्य हैं वो एक समझौते के अंतर्गत एक संघ उन्होंने बनाया। जैसा कि आप जब अमेरिकन रेवोल्यूशन की स्टोरी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में मेरे साथ पढ़ोगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से 13 स्टेट्स ने मिलकर एक यूनियन बनाई और एक एग्रीमेंट किया। ठीक, और वर्तमान में इसमें 51 वहाँ पे स्टेट्स हैं। दूसरा है, एंड टू द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिकेट फ्रॉम द फेडरेशन। कहने का मतलब भारत का जो संघ है उसमें राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ गए? यानी कि भारत का जो संघ है वो क्या है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। क्लियर? जबकि अमेरिका में क्या है? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। आप देखोगे कि आर्टिकल 1 में हम क्या कहते हैं। आर्टिकल 1 हमारा कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जो राज्यों के क्षेत्र हैं वो। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज, जो संघीय क्षेत्र हैं वो। और तीसरा, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। कहने का मतलब वो क्षेत्र भी जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय किसी भी देश से अधिग्रहित कर सकती है। क्लियर? कि अगर आपसे पूछे कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या केवल संघ क्षेत्र शामिल हैं, क्या केवल राज्य क्षेत्र शामिल हैं, या फिर वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो भारत सरकार किसी भी समय कहीं से अधिग्रहित कर सकती है। क्लियर? आपको पता हो, द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड दियर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अपना 6 पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको शेड्यूल्स के बारे में बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है और थर्ड शेड्यूल में क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपने देखा था कि हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नामों की जानकारी दी गई।
और आपको पता हो कि करंट टाइम पे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 28 स्टेट्स क्यों? पहले हमारे यहाँ 29 हुआ करते थे, बट आपको पता है जम्मू कश्मीर को चेंज कर यूटीज़ कर दिया गया, ठीक। तो इसलिए एक यूटीज़ भी बढ़ गई, ठीक। पहले 8 यूटीज़ होती, 7 यूटीज़ होती थी, ठीक। फिर आप देखोगे द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट्स इन द सेम मैनर। कहने का मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों के संदर्भ में जो भी प्रोविज़न है वो सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू होते हैं, पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स को छोड़कर जिनको स्पेशल प्रोविज़न मिला है। आपको ये चीज़ें वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये लाइन याद करनी है कि राज्यों को सभी को एक जैसा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया गया है। फिर आप देखोगे नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन दैट यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट वाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स not only the state but also union territories and territories that may be acquired by the government of India at any time future। कहने का मतलब वही बात जो मैंने आपको बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और सरकार इनको कैसे वो एक्वायर कर सकती है, ठीक। फिर आता है बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ its cession following treaty purchase gift lease or plebiscite occupation following treaty purchase gift lease or plebiscite hereditary unoccupied by a recognized ruler contest or subjugation। कहने का मतलब एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, जैसे अगर वहाँ पे सत्तांतरण हो किसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग, संधि के अकॉर्डिंग, अगर वो खरीदे या उपहार या लीज के रूप में उसे मिले, तो ये सारी चीज़ें इंडिया कर सकता है। क्लियर। फिर आप देखोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता हो कि हमने लास्ट जब देश आज़ाद हो गया तो उसके कई वर्षों के बाद दादर नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी को हासिल किया था। अब इनमें किन किन लोगों का शासन था ये आपको याद होगा कि पांडिचेरी के अंतर्गत फ्रांसीसी थे, दादर नागर हवेली और क्या कहते हैं दमन और दीव पुर्तगालियों के अंतर्गत था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक। फिर आप देखोगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 तो हमने पढ़ लिया ना कि स्टेट का नाम। आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट इज थिंग्स फिट। कहने का मतलब भारत में संसद को ये राइट है कि वो नए स्टेट्स का गठन कर सके, उनके संबंध में शर्तें लगा सके और उनके ऊपर कई सारे निर्बंधन भी एप्लीकेबल कर सके। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्या केंद्र सरकार के पास पावर है या फिर राज्यों के पास पावर है? तो नहीं, ये अधिकार संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। क्लियर। दूसरा है 10 आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। फर्स्ट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड द पावर सेकेंड द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। कहने का मतलब जो आर्टिकल 2 है वो संसद को 2 पावर देता है। पहली कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, दूसरी जो नए राज्य हैं उनका गठन करे, ठीक। अब आप देखोगे द फर्स्ट पावर रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस वाइल द सेकेंड रिफर्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वर नॉट इन एक्सिस्टेंस बिफोर। कहने का मतलब कि पहली जो शक्ति है वो उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से ही अस्तित्व में है, और जो सेकेंड पावर है आप यहाँ पे देखोगे, हाँ सेकेंड रिफर्स टू, इसमें क्या कहा गया है कि जो नए राज्य जो अस्तित्व में अभी तक नहीं है उनके गठन के प्रवेश से रिलेटेड है। समझ गए? कहने का ना एक में तो ये बात कही गई जो तो अस्तित्व में है उनकी बात, और जो अभी अस्तित्व में नहीं है फ्यूचर में अस्तित्व में आ सकते हैं उनकी जानकारी दी गई है। अब आपको पता हो कि पार्लियामेंट्री पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स, पार्लियामेंट स्टेट्स को कौन सी पावर मिली हुई है पार्लियामेंट को कि राज्यों के जो पुनर्गठन है उससे रिलेटेड संसद के पास क्या अधिकार हैं इसकी जानकारी। तो आपने आर्टिकल 2 पढ़ लिया, ये आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को क्या पावर मिलती है? पावर ये मिलती है फॉर अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फॉर एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट ऑफ पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कहने का मतलब संसद को किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके
या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या राज्यों के अन्य भागों को मिलाकर या किसी भी राज्य क्षेत्र को राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने का पावर है। साधारण शब्दों में आप समझिए कि दो से अधिक राज्य हों या एक ही राज्य हो या कई सारे राज्य हों, उनको मिलाकर संसद एक राज्य बना भी सकती है और उसको कम भी कर सकती है। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य क्षेत्र के एरिया को बढ़ा सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, सिंपल सी बात है, जब आप किसी क्षेत्र को बढ़ाओगे तो आप घटा भी सकते हो। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की सीमा से संबंधित जो परिवर्तनशील बात है उसको देख सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। क्लियर? आपको पता हो यहाँ पे एक करंट का सिनेरियो है जो कि पश्चिम बंगाल को लेकर है कि पश्चिम बंगाल चाह रहा है कि हम अपने नाम को बदल दें, वेस्ट बंगाल की जगह हम बांग्ला कर दें। क्यों? क्योंकि कई बार जब मीटिंग्स होती हैं तो पश्चिम बंगाल का नंबर काफ़ी लेट आता है, तो इसलिए उसने सोचा कि हम बांग्ला कर देंगे तो बी नाम से न्यूमेरिक से हमारा नंबर पहले आएगा। ठीक, तो वो आगे हम पढ़ेंगे फिर। The President of Parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them even if the views are received in time। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है या संसद है उसको राज्य विधानमंडल के मत को मानने का अधिकार है भी और नहीं भी, यानी कि वो इस बात के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात को माने। अगला पॉइंट है, इट इज दस क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फ्रॉम न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट डियर कंसेंट। आपको पता है यूपीएससी ने एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या संसद को ये राइट है कि वो बिना अनुमति के किसी भी राज्य के एरिया को, बाउंड्री को, नाम को बदल सके। तो बिल्कुल सही बात है कि संसद को इस बात का राइट है कि वो किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए पुराने राज्य का नाम बदल सकता है, उसकी सीमा बदल सकता है बिना किसी, विदाउट डियर कंसेंट, बिना किसी राज्य की अनुमति के। क्लियर? ये क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा बैक ईयर में। सो Therefore, India is a rightly described as an indiscriminable union of discriminable states। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो भारत है वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, और वहीं पे मैंने आपको बताया क्या, यूएसए जो है वो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक। Moreover, the Constitution Article 4 itself declares that laws made for administration and establishment of for new states under Articles 2 and formation of new states and alternation of areas, boundaries or names of existing states under Article 3 are not to be considered as amendments of the Constitution under Article 368। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो हम नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के अंतर्गत और नए राज्यों के गठन, निर्माण या सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत करेंगे, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि इसे हम सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए संशोधन कर सकते हैं, अ सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नए राज्यों का गठन या सीमाओं में परिवर्तन को क्या आप 368 के तहत अमेंड करते हो? तो नहीं, सामान्य बहुमत और साधारण विधेयक के माध्यम से। फिर आप देखोगे, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। कहने का मतलब उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भारतीय क्षेत्र है अन्य देश को देने की नहीं है। यानी कि आप सीमा को समाप्त कर इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेनर को नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको देना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा 368 के अंतर्गत। क्लियर? फिर आप देखोगे, कॉन्सिक्वेंटली द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द स्टेट टेरिटरी टू पाकिस्तान। जैसा कि आप देखोगे, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हमने कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को स्थानांतरित किया था। ऑन द अदर हैंड, द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहने का मतलब अगर सीमा से संबंधित कोई विवाद है और उसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम संविधान संशोधन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। कहने का मतलब
यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। क्लियर? यानी कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि अगर हम किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को देंगे तो अंडर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सीमा से संबंधित विवाद को सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके माइंड में आया होगा साहब, अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ जो किया गया तो क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया? तो हाँ, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हमने कुछ एरिया बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने कुछ एरिया हमको प्रोवाइड किया। बस आपको इसमें इतना याद रखना है। बाकी ये करंट का इशू है, तो करंट में जब हम पढ़ेंगे काफ़ी डेप्थ में तो वहाँ पे इसका जिक्र करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो स्टेट्स बने, जो यूनियन टेरिटरीज बनी, उनका इवॉल्वेशन कैसे हुआ। तो आपको पता हो कि जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ तो कई सारी रियासतें थीं, जिनमें 552 नाम लिया जाता है। कहीं पर आपको 562 के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पे हम 552 के हिसाब से देखेंगे। तो 552 रियासतों को जब हमने अपने में मिला लिया तो 3 रियासतें ऐसी थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इनको हम शामिल नहीं कर पाए। इनके शामिल करने के लिए हमने कई सारे एक्शन लिए, जैसे हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन के द्वारा, जूनागढ़ को हमने वहाँ के जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए हासिल किया। क्लियर? ये हम आईआर में पढ़ेंगे कि कैसे हमने हासिल किया, क्या स्टोरी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, यहाँ तक कि माउंट बेटन का क्या रोल था। वो सारी चीज़ें हम आईआर की सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। फिर आप देखोगे हुआ क्या जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो कई सारे ऐसे स्टेट्स थे, खासतौर पे साउथ इंडियन स्टेट्स, जो ये कहते थे कि हमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करो। अब आपके मन में आया होगा कि आखिरकार उन लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग क्यों की। तो आपको पता हो कि जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने ये कहा था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम अपने देश में जो स्टेट्स का डेवलपमेंट करेंगे वो भाषा के आधार पर करेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे या कांग्रेस की जो कमेटियाँ होती थीं वो भी राज्यों में भाषाई आधार पर डिवाइडेड थीं। तो इन लोगों को लगा कि 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया तो क्यों ना अब हम भाषाई आधार पर देश को बांटा जाए। लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने सोचा कि अभी तो हम धर्म के आधार पर बट ही गए हैं और अगर हम भाषा के आधार पर बांट देंगे तो हमारी जो इंटीग्रिटी है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो क्यों ना अभी कुछ समय रुक कर हम भाषाई आधार के इस विचार पर प्रयास करेंगे कि क्या इसको बांटना उचित है या नहीं। इसी चीज़ को देखते हुए धर कमीशन का गठन किया गया। धर कमीशन बेसिकली एस.के. धर के अध्यक्षता में किया गया और एस.के. धर ने यह सुझाव दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विंस करिए। कहने का मतलब आप प्रशासनिक आधार बनाइए, ना कि भाषाई आधार। क्लियर? जब उन्होंने ऐसी बात कह दी तो लोगों को प्रॉब्लम हुई कि भाई साहब ऐसा कैसे आप कह सकते हो। उसी बात को कंसीडर करने के लिए फिर एक नई कमेटी का गठन हुआ 1948 में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा गठन की गई और यही तीनों उस कमेटी में हेड थे, जिसे जेवीपी कमेटी का नाम कहा जाता है। कई बार आपने एक कमेटी का नाम और सुना होगा, जीवी के राव कमेटी। तो वो बेसिकली पंचायतों से रिलेटेड है और जेवीपी जो कमेटी है वो भाषाई राज्य से प्रेरित है। आप देखोगे कि इस कमेटी ने भी अपनी एक बात की और इसने भी भाषाई आधार को खंडित कर दिया औपचारिक रूप से कि हम भाषाई आधार नहीं मान सकते हैं, आप कोई और अपनी बात कहिए। क्लियर? जब इन्होंने ऐसी बात कह दी तो 1953 के आसपास एक कांग्रेसी नेता थे आंध्र प्रदेश में, पोट्टी श्रीरामल्लू, जो कि गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। वो 56 डे की हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और उसी के टाइम पे उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो काफ़ी सारे लोग आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट करने लगे और इस प्रोटेस्ट को देखने के लिए, टैकल करने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने फिर एक नए अधिनियम का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग कहा गया। फजल अली आयोग ने क्या किया? आपको पता है कि ये लोग भाषाई आधार की मांग कर रहे थे, तो फजल अली आयोग ने कहा, बेसिकली 3 सदस्यीय आयोग था
जिसमें 2 अन्य मेंबर थे KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली आयोग ने ये कहा कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर तो सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने कहा कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हो, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के कॉन्सेप्ट को आप हटा दीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश में अगर रहने वाले लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम के भी हैं तो आप उस आंध्र प्रदेश को 4 भागों में बांट दो। आप किसी एक भाषा को प्रमोट करो, ना कि सारी भाषाओं को, ठीक। तो जब इन्होंने अपनी सिफारिश की तो इनकी सिफारिशों के आधार पर कई सारे राज्यों का गठन हुआ, जिसमें आपको पता है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था, ठीक। फिर इन्होंने जब ये बातें कर रहे थे तो इन्होंने 4 मेजर क्राइटेरिया को अपनाया। इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर that can be taken into account in any scheme of recognition of state. Number 1, preservation and strengthening of the unity and security of the country. कहने का मतलब इन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा हो। नंबर 2, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, कहने का मतलब भाषाई व सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, वित्तीय, आर्थिक व प्रशासनिक तर्क भी हों किसी भी राज्य को भाषाई आधार पर डिक्लेयर करने के। एंड प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। कहने का मतलब कि प्रत्येक राज्य व पूरे देश में जो लोगों की कल्याण की योजना है उसका भी संवर्धन किया जाए, ताकि ये भाषाई आधार की जो राज्य की मांग है ये कम से कम हो। आप देखोगे 1956 के जो भाषाई अधिनियम बना उसके अंतर्गत 14 राज्य बने, ठीक, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई साहब फिर इसके बाद ये जो 29 राज्य 2014 में बनकर आए वो कैसे आए और उनकी क्या स्टोरी रही। तो मैं आपको बता दूं, वो आपको याद करने हैं। क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है क्रम में लगाने को, कि इनमें से किस राज्य का गठन पहले हुआ या इनमें से किस राज्य का गठन बाद में हुआ, ठीक। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। आपको पता हो कि 14 तो हमने देख लिया। 15वां हमारा राज्य कौन सा बनता है? गुजरात, ठीक। 16वां हमारा राज्य कौन सा बनता है? नागालैंड। 17वां हमारा राज्य कौन सा बनता है? हरियाणा। 18वां राज्य हमारा कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश। 19वां हमारा कौन सा बनता है? मणिपुर। 20वां हमारा कौन सा बनता है? त्रिपुरा। 21वां हमारा कौन सा बनता है? मेघालय। 22वां हमारा कौन सा बनता है? सिक्किम। 23वां हमारा कौन सा बनता है? मिजोरम। 24वां हमारा कौन सा बनता है? अरुणाचल प्रदेश। और 25वां हमारा राज्य कौन सा बनता है? गोवा। 26वां हमारा राज्य कौन सा बनता है? छत्तीसगढ़। और 27वां राज्य हमारा कौन सा बनता है? उत्तराखंड। 18वां हमारा कौन सा बनता है? 28वां कौन सा बनता है? झारखंड। और 29वां हमारा कौन सा बनता है? तेलंगाना। और आपको पता है कि अभी हमने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है, तो इसलिए ये राज्य से हटकर यूटी बन गया है, तो यूटी हमारी बढ़ गई हैं। क्लियर? तो 9 यूटी हो गई हैं और 28 स्टेट्स हो गए। आपसे क्रम लगाने को पूछ सकता है कि क्या आप बताइए कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो आप बताओगे मणिपुर बना। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ऐसा क्वेश्चन याद कर लीजिए। बाकी आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे आगे आपको कुछ भी पढ़ने की इस टॉपिक में ज़रूरत नहीं है प्रीलिम के हिसाब से। बाकी ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए है और आईआर से रिलेटेड है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपना ये क्लास कंप्लीट की। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सिटीजनशिप के टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।